हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 और वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप जानते हैं, तो इसमें 3-4 टॉपिक्स हैं जो हमको अलग अलग पढ़ना है। एक है ब्रोंकोडाइलेटर और दूसरा है इसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट और तीसरा है म्यूकोलाइटिक और चौथा है एंटीटसिव। तो ये 4 टॉपिक हम लोग इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा वो है ब्रोंकोडाइलेटर। तो क्या होते हैं ब्रोंकोडाइलेटर? तो बहुत आसान है। ब्रोंको से मतलब ब्रोंकाई हो गया, डायलेटर मतलब जो इसको डायलेट करे। तो जो ब्रोंकाई को डायलेट करने वाली दवाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। अस्थमा वगैरह की जब दिक्कत होती है, सीओपीडी वगैरह की, तो उसमें क्या होता है, ब्रोंकाई जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसको डायलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो दवाएं ब्रोंकाई को डायलेट करती हैं उसको डायमीटर को, मान लीजिए ब्रोंकाई है तो इसके डायमीटर को जो दवाएं बढ़ा दें उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। तो इसका डेफिनेशन क्या है? तो द ड्रग्स डायलेट और वाइडन द डायमीटर ऑफ ब्रोंकाई आर कॉल्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स। ठीक, वो दवाएं जो क्या है डायलेट करती हैं या वाइडन मतलब चौड़ा कर देती हैं, डायलेट का मतलब भी है फैला देती हैं। द डायमीटर ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के डायमीटर को जो दवाएं बढ़ा देती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? तो एक इनमें से है सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। बीटा 2 जो है, बीटा 2 ब्लॉकर्स जो हैं वो इसके अंदर काम करती हैं। तो अब ये जो बीटा 2 ब्लॉकर जो हैं वो भी 2 तरीके की हैं, एक है शॉर्ट एक्टिंग एजेंट और दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग एजेंट। ठीक है, इन्हीं में से कुछ ऐसी हैं जिनका असर कुछ थोड़े समय तक के लिए रहता है। इसका तकरीबन 6, ये जो शॉर्ट एक्टिंग वाली है इनका इफेक्ट तकरीबन 6 घंटे तक रहता है, और ये जो लॉन्ग एक्टिंग वाली जो दवाएं हैं इनका इफेक्ट तकरीबन 12 घंटे 18 घंटे इस टाइप से रहता है। ठीक, तो अब जो शॉर्ट एक्टिंग वाली हैं वो क्या है, सेलब्यूटामोल और टरब्यूटलिन। ये आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, सेलमेटिरोल और फेनोटेरोल और ऐसे ही फोरमेटिरोल। ठीक, ऐसे ये दूसरी दवा है वो क्या है, ज़ेंथीन डेरिवेटिव्स। ब्रोंकोडाइलेटर के लिए यूज होने वाली जो दवा है ज़ेंथीन डेरिवेटिव्स, ये दूसरी क्लासिफिकेशन इसकी। इसके एग्जाम्पल क्या है, थियोफाइलिन। क्या है, थियोफाइलिन, ऐसे ही अमीनोफाइलिन। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है इसकी वो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स या एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। ये भी आप पढ़ के आ चुके हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और एट्रोपिन। ठीक है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ज़्यादा यूज होती है, एट्रोपिन थोड़ा कम यूज होती है, इसलिए कि ये ज़्यादा हार्ड पड़ती है, साइड इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोग जो भी क्लासिफिकेशन है उसके अलग अलग हम लोग क्या है फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ लेते हैं। तो जो क्या कहते हैं हमारा सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है जो बीटा 2 ब्लॉकर है, तो उसका जो लॉन्ग और शॉर्ट एक्टिंग वाले जो दोनों का हम लोग एक साथ फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तो दे डायलेट दी ब्रोंकाई। ये क्या करते हैं, ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। अब इनके एग्जांपल्स आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीछे भी आप पढ़ के आ रहे हैं। तो ये ब्रोंकाई को क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं। ऐसे ही इंक्रीज म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, क्या करते हैं, म्यूकोसिलियरी, ये याद रखिएगा, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस को ये बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस को ये बढ़ा देते हैं। अब म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस क्या होता है, तो ये एक पूरा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसका ब्रोंकाई के जो वहाँ स्मूथ मसल्स हैं उनका एक मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, यानी अपने अगेंस्ट मान लीजिए उन पर कोई अटैक कर रहा है तो उसको हटाने के लिए, कोई भी गर्दो गुबार आ रहा है तो उसको दूर करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, यानी कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है, कोई इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो उसको बाहर फेंकने का क्या है पूरा एक सिस्टम होता है ताकि उसको बाहर निकाला जाए। उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। तो उस फंक्शन को ये क्या है बढ़ा देता है। ठीक, क्या है ये फंक्शन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इन विच म्यूकस एंड हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस आर मूव्ड आउट। जो यहाँ पे म्यूकस जमा हो रहा है या जो हार्मफुल कोई सब्सटेंस बाहर से आ गया है तो उसको बाहर आउट करने के लिए, बाहर करने का जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। तो उस फंक्शन को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। तो फॉरेन सब्सटेंस नहीं आते हैं तो फिर क्या होता है, वहाँ पे इरिटेशन नहीं होता, उसकी वजह से फिर क्या है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होता, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, पूरा एक मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हैं, कैसे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, कैसे वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कैसे दिक्कतें बढ़ती हैं अस्थमा वाले कंडीशन में, तो उसी से रिलेटेड ये बात है। ठीक, तीसरा क्या है, दे इनहिबिट दी मीडिएटर्स। और ये जो दवाएं हैं ये क्या करती हैं, मीडिएटर्स को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देती हैं। मीडिएटर क्या है,
तो विच आर रिलीज्ड बाय द मास्ट सेल। अब ये मीडिएटर क्या है, जो मास्ट सेल से रिलीज होते हैं। मास्ट सेल से बहुत सारी चीज़ें रिलीज होती हैं, लेकिन खास तौर से हिस्टामिन और क्या कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दो चीज़ें हैं जो मतलब ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती हैं। हिस्टामिन कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लामेशन करा देता है, तो ब्रोंकाई का डायमीटर और छोटा हो जाता है। तो ये जो मीडिएटर्स हैं उनको ये क्या करती है, ये दवाएं इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी दिक्कत थोड़ी सी, इस तरीके से भी अस्थमा में क्या होता है, आसानी मिल जाती है। अब इनका इंडिकेशन क्या है, कब इनको यूज़ करते हैं, तो दे आर यूज्ड इन एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकाई में अगर ऐंठन हो रहा है, स्पाज्म होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें हम लोग ये दवाएं यूज़ करते हैं। ऐसे ही दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही ब्रोंकाइटिस में यूज़ किया जाता है, एम्फाइसीमा में यूज़ किया जाता है। अब ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बस इतना याद, ये सारी चीज़ें फार्माकोथेरापेटिक में बहुत डिटेल से और क्या कहते हैं पूरा डायग्राम वगैरह बना के मैंने समझा दिया है। इतना याद रखिए कि ब्रोंकाइटिस ये होता है कि जो हमारा ब्रोंकाई है उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और एम्फाइसीमा क्या है, जो हमारा एल्वियोलाई है, ठीक है, जो एल्वियोलाई है उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसको एम्फाइसीमा बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये दवाएं यूज़ होती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इनका, तो हाइपरटेंशन में यूज़ नहीं होते हैं। ऐसे ही कोरोनरी आर्टरीज डिसीज, हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज हमारी, उसमें यूज़ नहीं करते हैं। अनकंट्रोल अरेदमियाज अगर है तो उसमें भी यूज़ नहीं करते हैं। अब अरेदमिया क्या है भी पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है अगर, तो उस वाले कंडीशन में भी ये दवाएं यूज़ नहीं की जाएंगी, ठीक। अब स्ट्रोक भी क्या है, तो ब्रेन तक जो ब्लड की सप्लाई जाती है उसमें अगर दिक्कत आती है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। तो उस कंडीशन में भी ये दवाएं हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अब इनका जो क्या है डोजेज कितना है, मतलब कितना लेगा अगर कोई इन दवाओं को यूज़ करे, तो जो सैलब्यूटामोल है वो 2 से 4 mg ओरली लेगा, ठीक है। और क्या है, अगर मतलब आईवी रूट से ले रहा है तो 0.25 से 0.5 mg आईवी रूट से लेगा, या सबक्यूटेनियस से रूट से लेता है, ठीक। इनहेल कर रहा है, इनहेल का मतलब ये था कि जैसे कि मान लीजिए दवा रख के और इनहेल किया जाता है या मशीन में डाल के उसको सांस लिया जाता है। तो अगर इनहेलेशन के थ्रू दवा ले रहा है तो 100 से 200 माइक्रोग्राम इनहेलेशन के थ्रू लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे mg है, यहाँ पे mcg है, इसमें क्या फ़र्क है अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। mg और mcg में क्या फ़र्क होता है, आपसे क्वेश्चन है, ठीक। इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो इतना मालूम होना चाहिए। अब जो है टर्ब्यूटलिन, तो ये कितना लेते हैं, तो इसको इधर मिला लीजिए, या टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आ गई है। तो ये टर्ब्यूटलिन कितना लेते हैं, तो 5 mg ओरली लेते हैं। और सैलमेटिरोल कितना लेते हैं, तो 50 से 100 माइक्रोग्राम इन्हेलेशन के थ्रू लेते हैं। ऐसे अगर फॉर्मेटिरोल है, अगर इसको लेना है 12 से 24 माइक्रोग्राम इन्हेलेशन के थ्रू लेते हैं, BD यानी दिन के अंदर 2 मरतबा, ठीक। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो था जेंथीन डेरिवेटिव्स। क्या था, जेंथीन डेरिवेटिव्स। तो इसके एग्जांपल क्या हैं, तो थियोफाइलिन और अमीनोफाइलिन। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दवा है, काफ़ी जगहों पे ये यूज़ होती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी ये काम करता है। और क्या करता है, इंक्रीज दी CNS परफॉर्मेंस, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो परफॉर्मेंस उसको बढ़ा देता है, उसको एक्टिव कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, दिमाग और अच्छे से काम करने लगेगा। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, दिमाग थक गया आपका पढ़ते पढ़ते, ये दवा खाएंगे तो एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन खाइएगा नहीं, ये बीमारी को ठीक करने के लिए दवा है, ठीक। दूसरा क्या है, CVS पे काम करता है, यानी हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी काम करता है। और वहाँ क्या करता है, दे हैव पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, और वहाँ पे पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब होता है कि हमारे जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है, यानी उसका जो पावर है, उसको ये क्या दवा बढ़ा देती है हमारे हार्ट की। और क्या, स्मूथ मसल्स पे भी ये दवाएं काम करती हैं। क्या करती हैं, दे रिलैक्स स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल्स को क्या करती है, रिलैक्स कर देती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर अस्थमा है, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, तो वहाँ पे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देंगे, तो उसमें दिक्कत आदमी की दूर हो सकती है। ऐसे स्टोमक पे भी काम करती हैं, वहाँ क्या करती हैं, दे इंक्रीज दी एसिड एंड पेप्सिन इन स्टोमक, इंक्रीज दी सेक्रेशन, अगर आप यहाँ पे कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दे इंक्रीज दी सेक्रेशन ऑफ, यहाँ लगा लीजिए, ठीक है, दे इंक्रीज दी सेक्रेशन ऑफ एसिड एंड पेप्सिन। तो ये क्या करते हैं, हमारे स्टोमक के अंदर एसिड का जो कंसंट्रेशन है उसको, यानी उसका इंक्रीज बढ़ा देती है, ज़्यादा वो इंक्रीज होता है, ज़्यादा वो रिलीज होता है। ऐसे पेप्सिन भी क्या है, बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है।
और क्या करते हैं, दे इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, पैरों के हो गए, तो स्केलेटल मसल्स को क्या है, ये उसका कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बढ़ा देते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं, दे डिक्रीज द फंक्शन ऑफ मास्ट सेल, और जो मास्ट सेल होता है उसके फंक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। मास्ट सेल का मतलब समझिए WBC, और वो एक तरीके से क्या हमारे अंदर इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, तो उसको थोड़ा सा ये डिक्रीज कर देते हैं। इम्यून सिस्टम को यही हमारे जो मास्ट सेल हैं उसको संभालते हैं, तो यही इसका एक निगेटिव पॉइंट है कि ये इम्यून सिस्टम को थोड़ा डाउन करता है। लेकिन कई बार ऐसी ज़रूरतें हमको पड़ती हैं कि इम्यून सिस्टम को डाउन करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अस्थमा की बीमारी में भी इम्यून सिस्टम को थोड़ा डाउन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो दिक्कत हो रही है ना, इम्यून सिस्टम के ओवर एक्टिव होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। तो कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ती है हमको कि इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस किया जाए, थोड़ा दबाया जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाएं क्या हैं, यूज़ होती हैं। अब इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं इन एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा, यानी अस्थमा का अटैक हो रहा है, बहुत मतलब पुराना अस्थमा नहीं है, क्रोनिक नहीं है, एक्यूट है, जल्दी से हुआ है, तो उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। और वैसे ही क्रोनिक अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसमें माइल्ड टू मॉडरेट ब्रोंकोस्पाज्म, थोड़ा या थोड़े से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा या थोड़े से और ज़्यादा मॉडरेट, अगर ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकाई के अंदर स्पाज्म हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, तो उसमें यूज़ करते हैं। ऐसे इसको COPD में भी यूज़ करते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में यूज़ करते हैं। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो हाइपरटेंशन में इसको नहीं देंगे, ऐसे ही क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है उसमें नहीं देंगे, ऐसे ही सिस्टिक फिब्रोसिस में नहीं देते हैं। सिस्टिक फिब्रोसिस क्या है, तो ये एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, इट अफेक्ट द सेल दैट प्रोड्यूस म्यूकस, स्वेट एंड डाइजेस्टिव जूस। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, तो एक बीमारी होती है कि जो मतलब कुछ ऐसे हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं जो क्या होते हैं, म्यूकस रिलीज करवाते हैं, उनकी ज़रूरत रहती है। ऐसे ही क्या है, जो हमारी बॉडी के, हमारे स्टोमक के अंदर जूसेस वगैरह जो रिलीज होते हैं, खाने को हजम करने में काम आते हैं, तो उनको सिक्रेशन करवाते हैं। ऐसे ही जो स्वेट ग्लैंड हैं, जो पसीना निकलवाते हैं, तो उनको ये क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, घटा देता है। तो ऐसी बीमारी अगर किसी को है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस। तो इस कंडीशन में भी हम लोग ये दवाएं ज़ेंथिन जो डेरिवेटिव्स हैं वो नहीं देते हैं। ऐसे ही अगर किसी को हाइपरथायरॉइडिज्म है तो उसमें भी नहीं देते हैं। पेप्टिक अल्सर है उसमें नहीं देते हैं। सीजर डिसऑर्डर है उसमें नहीं देते हैं। ऐसे ही हिपैटिक डिसऑर्डर है, लीवर के अंदर दिक्कत, उसमें नहीं देते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी में भी थोड़ा सा क्या केयरफुली ये दवाएँ दी जाती हैं। अभी जितनी बीमारियाँ हैं सब मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, अब उनको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके डोजेस क्या है, कितना देंगे, तो थियोफाइलिन ये हम लोग देते हैं 100 से 300 mg TDS, यानी दिन में 3 मरतबा, थ्राइस अ डे। ठीक है, ओरली। ऐसे ही अमीनोफाइलिन तो ये हम लोग 250 से 500 mg देते हैं ओरली TDS। ठीक, अब जो दूसरा क्लास, जो तीसरी क्लासिफिकेशन थी वो क्या थी हमारी, एंटी मस्करेनिक एजेंट। ठीक है, एंटी मस्करेनिक एजेंट, जिसको आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में पढ़ चुके हैं, वही है एंटी कोलिनर्जिक या एंटी मस्करेनिक। ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या था, एट्रोपिन और एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, अब इसकी पूरी डिटेल यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, तो माइल्ड स्टिमुलेशन करता है। ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि माइल्ड स्टिमुलेशन करता है, थोड़ा सा उसको स्टिमुलेट करता है, थोड़ा सा एक्टिव करता है। ठीक, और क्या करता है, ये आई पे का इसका इफेक्ट होता है, तो माइड्रिएसिस कराता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या करता है, तो इट कॉज ब्रेडिकार्डिया इनिशियली एंड देन टेकिकार्डिया। तो पहले क्या करता है, ये हार्ट रेट को कम करता है, फिर बाद में क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या करता है, तो ब्रोंको डायलेशन करवाता है। ब्रोंको डायलेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये ब्रोंको डायलेटर करवाता है, तो ये इसका फंक्शन यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, और क्या कराता है, ये सिक्रेशन पे भी काम करता है, तो सिक्रेशन ऑफ स्वेट, सलाइवा एंड गैस्ट्रिक आर रेड्यूस। तो जो हमारे क्या है, जो स्वेट हमारा जो पसीना निकलता है, ऐसे जो सलाइवा रिलीज होता है, ऐसे जो गैस्ट्रिक जूसेज हैं, तो वो जो रिलीज होता है तो उसका सिक्रेशन को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, कम कर देता है। ठीक है, ऐसे ही GIT पे हमारे काम करता है, उसको रिलैक्सेशन करवा देता है। उसकी वजह से क्या होगा, जब रिलैक्सेशन होता है तो डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। मान लीजिए पेट के अंदर खाना है तो वो रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सो इट इज़ यूज्ड एज ए एंटी स्पाज्मोडिक। तो ये क्या है, एक तरीके से एंटी स्पाज्मोडिक के तौर पे यूज़ होता है, और क्या है, एंटी डायरियल ड्रग के तौर पे भी यूज़ होता है। यानी अगर किसी को डायरिया है, दस्त वगैरह आ रहे हैं, तो उसमें भी ये दवाएँ यूज़ कर सकते हैं, एंटी मस्करेनिक एजेंट।
अब इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं हम लोग, तो फॉर डायलेशन ऑफ पुपिल, पुपिल को डायलेट करने के लिए, मान लीजिए ऑपरेशन वगैरह करना तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही प्री एनेस्थेटिक भी इसको यूज़ किया जाता है, यानी एनेस्थेसिया देने से पहले ये दवाएं यूज़ की जाती हैं ताकि सलाइवा वगैरह ना निकले आदमी को जब मतलब बेहोश किया जा रहा है। ऐसे ही क्या है, इन ब्रोंकायल अस्थमा, ऐसे ही अस्थमा में इसको देते हैं, ऐसे ही COPD में इसको देते हैं। ऐसे इन हाइपर सलाइवेशन, अगर किसी कोई ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलता रहता है, वो सारे लोग होते हैं, तो उनको भी ये दवाएं देते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा निकलता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी को बीमारी है, बहुत ज़्यादा सलाइवा निकल रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, हम लोग ये दवाएं देते हैं। और कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको, तो टू ट्रीट डायरिया, डायरिया को ठीक करने के लिए देते हैं। ऐसे ही एज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऐसे ही अगर किसी को क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेरस ये दवा है, इसकी वजह से अगर किसी को पॉइजनिंग हो गई है तो उसको तो क्या करते हैं, एंटीडोट के तौर पे इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, एट्रोपिन को या इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड को। ऐसे ही क्या, टू ट्रीट पार्किंसंस डिसीज, अगर किसी को पार्किंसंस डिसीज़ है तो उसमें भी क्या है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब पार्किंसन डिसीज़ में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, उसमें एक सिम्टम उसका ये है कि जैसे बूढ़े लोगों को देखा होगा, उनके हाथ ऐसे क्या है, मान लीजिए पेन दे रहे हैं आपको, पेन देंगे तो हाथ कांपेगा, सिग्नेचर करेंगे तो हाथ कांपता है, तो उस वाली कंडीशन को भी ठीक करने के लिए दवा दी जाती है। और ये जो असल में है ना, ये क्या करती है, एसिटाइल कोलिन है, उस पर ये दवाएं क्या है, काम करती हैं, उसका सिक्रेशन को रोकती हैं, उसको ब्लॉक करती हैं। तो खास तौर से ये क्या है, एसिटाइल कोलिन पे काम करती हैं, जो ये दवाएं हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब नहीं देते हैं, तो अगर ग्लूकोमा है किसी को तो उस कंडीशन में नहीं देते हैं। ऐसे ही इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, ऐसे अगर किसी को बच्चे को डाउन सिंड्रोम की दिक्कत है तो उसमें नहीं देते हैं। उस डाउन सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता है, डिले होता है, नहीं बढ़ ही नहीं रहा है, वो बीमारी को हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ऐसे ही इन पेशेंट आर हाइपर सेंसिटिव विद एट्रोपिन, जिनको क्या है बहुत ज़्यादा इससे, जो लोग क्या है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इसके रिगार्डिंग, यानी जिनको बहुत जल्दी इससे एलर्जी हो जाती है, तो उनको भी ये दवाएं नहीं देते हैं। इसका डोज कितना है, तो एट्रोपिन अगर हम लोग इसको IV रूट से या अगर इंट्रामस्कुलर या क्या है सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं तो कितना देते हैं, 0.4 to 0.6 mg देते हैं फॉर प्री ऑपरेटिव एंड प्री एनेस्थेटिक। ठीक है, ऑपरेशन करने से पहले या एनेस्थेसिया देने से पहले इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और 1% सोल्यूशन इन आई ड्रॉप फॉर माइड्रियासिस, और आई का जो ड्रॉप है उसमें 1% इसको मिलाते हैं। मान लीजिए 100 ml है तो 1 ml इसको मिलाते हैं आई के ड्रॉप में, माइड्रियासिस के लिए, यानी आंखों के जो साइज़ को, पुपिल के साइज़ को बढ़ाने के लिए। और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है तो ये कितना यूज़ होता है, तो 40 से 80 माइक्रोग्राम इन्हिलेशन के थ्रू इसको लेते हैं। ठीक, याद रखिएगा कि जो दवाएं हम लोग इन्हिलेशन के थ्रू लेते हैं वो बहुत कम मात्रा में लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 का ये पार्ट नंबर 2 है, और वो क्या है, एक्सपेक्टोरेंट। तो क्या होता है एक्सपेक्टोरेंट, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो खांसी होती है, सबको मालूम है, खांसी 2 तरीके की होती है। एक होता है जो गीली खांसी होती है, यानी जिसपे क्या है बलगम निकलता है, स्प्यूटम निकलता है। दूसरी ऐसी खांसी होती है जिसमें क्या है बलगम नहीं निकलता है, यानी कि स्प्यूटम नहीं निकलता है, और उसको हम लोग बोलते हैं सूखी खांसी। तो खांसी 2 तरीके की हो गई। तो जो गीली खांसी है जिसपे स्प्यूटम निकलता है, उसको ठीक करने के लिए जो दवा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। जो और दूसरी जो खांसी है, जो सूखी खांसी है जिसमें बलगम वगैरह नहीं निकलता है, उसको ठीक करने के लिए जो दवा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटीटसिव। और दूसरे हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिव कफ है, जो क्या है प्रोडक्टिव कफ है, उसको ठीक करने के लिए जो दवा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। और जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है उसको ठीक करने के लिए जो दवा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटीटसिव। चलिए अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। एक्सपेक्टोरेंट की डेफिनेशन क्या है, दी ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट प्रोडक्टिव कफ। जो दवाएं प्रोडक्टिव कफ को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टोरेंट। और प्रोडक्टिव कफ का मतलब मैं बता चुका हूं कि जो स्प्यूटम निकलता है, यानी वो खांसी जिसमें क्या होता है बलगम निकलता है, क्या कहते हैं म्यूकस निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। तो इसकी क्लासिफिकेशन, तो इसके 2 क्लासिफिकेशन है। एक है डायरेक्टली एक्टिंग, एक क्या है डायरेक्टली एक्टिंग, या फिर इसको हमको दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं सिक्रेशन इन्हेंसर। क्या बोलते हैं, सिक्रेशन इन्हेंसर, या इसको एक्सपेक्टोरेंट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट। और दूसरा जो है वो क्या है म्यूकोलाइटिक। क्या है, म्यूकोलाइटिक। अब एक बात मैं यहाँ बता दूं कि जो दूसरी क्लासिफिकेशन है इसको आपके सिलेबस में अलग एक टॉपिक दे के पूछा है, तो हम लोग उसको अलग ना पढ़ के, क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन के अंदर ये भी दवा आती है म्यूकोलाइटिक भी, तो इसको इसी के साथ में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है,
तो अब ये जो डायरेक्टली एक्टिंग है या जो एक्सपेक्टोरेंट है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो इसके एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। इसलिए कि अगर आप मेडिकल स्टोर वगैरह खोलना चाहते हैं या तो फिर क्या आप अगर मेडिकल स्टोर नहीं भी खोलना चाहते हैं तब भी क्या आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है बार बार, कि लोग कहेंगे कि अरे आप डॉक्टर साहब बन के आए हैं, आपने तो डी फार्मा किया है, तो हमको थोड़ी खांसी हो रही है, दवा बता दीजिए। तो ये दवाएं जो ना, जैसे कि खांसी की हो गई, बुखार की दवाएं हो गई, दर्द की दवाएं हो गई, तो ये दवाएं आपको याद रहना चाहिए ख़ास तौर से। बाकी जो बड़ी बड़ी दवाएं हैं एनेस्थेसिया वाली और ये सब, इसकी ज़रूरत अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हर हाल में आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। तो सोडियम सिट्रेट आसान है, सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट, पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम एसीटेट आसान है। ऐसे ही पोटाशियम आयोडीन, ऐसे ही क्या गोइफेंजिन, क्या गोइफेंजिन, ऐसे ही टोलू बाल्सम आप फार्माकोनॉक्सी में पढ़ के आए हैं, ऐसे ही वसाका पढ़ के आए हैं आप। ऐसे ही क्या है टर्पीन हाइड्रेट, ठीक है, क्या टर्पीन हाइड्रेट, ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड। मैंने इतने ज़्यादा एग्जाम्पल और किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं लिया है, सिर्फ हो सकता है कि मैंने अगर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में लिया हो तो लिया हो, क्योंकि ये दवाएं क्या है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली होती हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन इसकी इतने सारे, इसलिए मैं इतने ज़्यादा एग्जाम्पल इसके लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। दूसरी जो टाइप है जो खांसी को ठीक करने के लिए यूज होती है, तो वो क्या है म्यूकोलाइटिक। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो ब्रोमहेक्सिन, क्या है ब्रोमहेक्सिन, ऐसे ही एम्ब्रोक्सोल, क्या है एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। ठीक है, तो ये 3-4 दवाएं हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोग इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। तो पहली जो दवा है वो क्या है डायरेक्टली एक्टिंग, यानी क्या है सिक्रेशन इनहेंसर। यहां से आप इसको याद रख सकते हैं इसके फंक्शन को। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट और भी कई सारी हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं दे इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्रोंकाइल सिक्रेशन। हमारा जो ब्रोंकाई है तो वहां से एक सिक्रेशन होता है, कुछ केमिकल्स वगैरह निकलते रहते हैं समझ लीजिए, तो उस सिक्रेशन को क्या करते हैं ये बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं उस सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। मान लिया किसी को खांसी आ रही है और क्या बलगम बहुत तगड़ा जमा हुआ है, वो बाहर निकल नहीं रहा है, और उसकी वजह से क्या है खांसी आई जा रही है, रुक ही नहीं रही है, बलगम क्या है निकल ही नहीं रहा है, वहां पे जमा हुआ है और बोल रहा है, तो खड़ की आवाज आ रही है उसमें से। तो ये जो दवाएं हैं क्या करती हैं इंक्रीज दी वॉल्यूम ऑफ ब्रोंकाइल सिक्रेशन, यानी जो हमारा ब्रोंकाई है उसका जो सिक्रेशन वहां से उसको क्या बढ़ा देती है, उसके वॉल्यूम को, यानी ज्यादा सिक्रेशन कराती हैं। तो उससे क्या होता है एंड डिक्रीज दी विस्कोसिटी ऑफ स्प्यूटम। तो जो बलगम वहां पे जमा हुआ है उसके विस्कोसिटी को क्या करता है वो कम कर देता है, यानी एकदम गाढ़ा है बहुत तगड़ा पकड़ रखा है तो उसको ढीला कर देता है, विस्कोसिटी उसका गाढ़ापन कम कर देता है। फिर आदमी जब खांसता है तो वो बलगम क्या है, फिर आदमी जब खांसता है तो वो बलगम क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो ये क्या करते हैं जो वहाँ पे स्प्यूटम है, जो बलगम है उसके विस्कोसिटी को कम कर देते हैं, यानी उसके गाढ़ेपन को कम कर देते हैं, यानी अब उसको थोड़ा सा समझ लीजिए वीक कर देते हैं और वो आसानी से बाहर निकल आता है। ये इसका काम होता है। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट में जो डायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग है उसकी। ठीक, अब इसका इंडिकेशन क्या है, कब इसको हम लोग यूज करते हैं, तो दे आर यूज टू ट्रीट प्रोडक्टिव कफ। तो जब प्रोडक्टिव कफ होता है तब ये वाली दवाएं यूज होती हैं। समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए किसी को क्या है सूखी खांसी है, बलगम नहीं है, आप ये वाली दवाएं दे रहे हैं तो फायदा नहीं होगा इतना। समझ में आ रही ना बात। तो इसलिए इसको कब देते हैं जब गीली खांसी हो, जब बलगम निकल रहा हो। इसलिए आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो पूछता है कि खांसी में बलगम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्यों पूछता है, इसलिए पूछता है। अब आपके पास भी पेशेंट आए तो पूछिएगा जरूर कि बलगम है कि नहीं है, तब आप दवाएं ये देंगे उसके हिसाब से। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो दिस ड्रग शुड बी यूज्ड केयरफुली इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ऐसे अब ये दवाएं को कोई खास इनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी कोई महिला प्रेग्नेंट है या दूध पिला रही है तो उनको थोड़ा सा केयरफुली ये दवाएं दी जाएंगी। ठीक, अब इसके डोजेस क्या कितना देंगे, तो ये जो 4 दवाएं हैं सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट, ऐसे ही पोटाशियम सिट्रेट और पोटाशियम एसीटेट, तो ये कितना देंगे हम लोग, तो 0.3 to 1.0 ग्राम, कितना यानी 300 मिलीग्राम या तो 1 ग्राम क्या है हम लोग ये देंगे दिन में 3 मरतबा। और जो एग्जांपल है ग्यूफेंजिन, तो ये कितना दे सकते हैं हम लोग, तो 100 से 200 mg TDS दे सकते हैं। ऐसे ही टोलू बाल्सम है तो ये कितना, तो 0.3 to 0.6 ग्राम TDS दे सकते हैं। ऐसे ही वसाका इसका सिरप वगैरह आता है तो ये कितना तो 2 से 4 ml TDS दे सकते हैं। ऐसे अमोनियम क्लोराइड है तो 50 से 200 mg TDS दे सकते हैं। TDS मतलब थ्राइस अ डे। अब जो दूसरा इसकी क्लासिफिकेशन थी वो क्या थी, म्यूकोलाइटिक, और आपके सिलेबस में इसको अलग से ही पूछ रखा है। ठीक है, तो म्यूकोलाइटिक से क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो दी ड्रग्स डिसोल्व द थिक म्यूकस स्प्यूटम आर कॉल्ड म्यूकोलाइटिक।
तो जो दवाएं क्या कहती हैं म्यूकस को डिसॉल्व करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोलाइटिक। म्यूकस क्या है, तो जो वही जो स्प्यूटम है, जो बलगम है, वो जो जम गया है तो उसको ये क्या करती है, डिसॉल्व करती हैं। समझ में आ रहा फर्क है दोनों में। आपने एक्सपेक्टोरेंट के बारे में पढ़ा तो वो क्या करती है, वहां से सिक्रेशन बहुत ज्यादा निकालती हैं, तो उसकी वजह से क्या है, जो उसको विस्कोसिटी वो कम हो जाता है। और ये क्या करती हैं, जो स्प्यूटम है उसी को तोड़ने का काम करती हैं। समझ में आ रही बात। स्प्यूटम जो वहाँ पे बलगम जमा हुआ, जो क्या म्यूकस जमा हुआ है, मान लीजिए खूब उलझे हुए हैं एक दूसरे में और वहाँ से छूट नहीं रहे, बाहर नहीं निकल रहे, तो उसको तोड़ने का काम करते हैं। जब वो टूट जाते हैं तब वो क्या है, बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से वो बाहर निकालने का काम उसको करता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन और क्या है, कार्बोसिस्टीन और क्या है, कार्बोसिस्टीन। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो दिस ड्रग्स ब्रेक द थिक स्ट्रॉन्ग स्प्यूटम। तो ये क्या करते हैं, जो स्प्यूटम है जो बहुत क्या है, मोटा हो गया है और स्ट्रॉन्ग है, तो उसको ये क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं। एंड डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ स्प्यूटम, तो उसके तो तोड़ते हैं तब उसके विस्कोसिटी को क्या करते हैं, ये कम कर देते हैं। और क्या होता है फिर, स्प्यूटम कम्स आउट इजिली, तो जो स्प्यूटम है, जो बलगम है, वो आसानी से बाहर निकल आता है। तो ये भी क्या एक तरीके से कफ को ठीक करने के लिए दवा दी जाती है। अब कहाँ पे इसको हम लोग देते हैं, तो दे आर यूज्ड इन पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन कफिंग आउट द सिक्रेशंस। तो वो पेशेंट जिसको क्या है, बलगम तो है वहाँ पे, म्यूकस है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा है, उसको दिक्कत हो रही है कफिंग आउट करने में, यानी जो सिक्रेशन है उसको बाहर निकालने में, यानी जो म्यूकस वहाँ पे जमा हुआ है, स्प्यूटम जो जमा हुआ बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस वाले पेशेंट को हम लोग देते हैं। यानी समझ लिए कि जो बलगम वाली खांसी होती है उसमें इसको हम लोग देते हैं। और कहाँ पे देते हैं, दे आर यूज्ड फॉर क्लियरिंग सिक्रेशन बिफोर डायग्नोसिस। ऐसे ही मान लीजिए इस वाले एरिया का डायग्नोसिस करना है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें उसको साफ करने की अगर ज़रूरत है तो क्या करते हैं, ये दवाएं देते हैं ताकि यहाँ पे जो भी म्यूकोसोकस है वो सब साफ हो जाए। डायग्नोसिस करना है, चेकअप करना है, तो उस कंडीशन में देते हैं। ऐसे ये दवाएं क्या टीबी में भी दी जा सकती हैं, निमोनिया में दी जाती हैं, ऐसे ही सीओपीडी में भी ये दवाएं दी जाती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, These drugs should be cautiously used in acute bronchospasm, peptic ulcer and esophageal varices। तो ये जो दवाएं हैं इसको थोड़ा सा क्या है, केयरफुली देना चाहिए। ब्रोंकोस्पाज्म है, अगर एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म है उसमें, ऐसे पेप्टिक अल्सर में, और क्या है, एसोफेजियल वेराइसिस अगर उसमें। एसोफेजियल वेराइसिस क्या है, तो ये जो मतलब थ्रोट वाला हमारा हिस्सा है, यहाँ पे जो क्या है ब्लड वेसल्स हैं उसमें अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई है तो उस कंडीशन में क्या है, इसको थोड़ा सा मतलब परहेज करना चाहिए, दवाओं को थोड़ा ध्यान से देना चाहिए। और क्या डोजेस क्या है, कितना देंगे, तो ब्रोमहेक्सिन कितना, तो 8 mg TDS दे सकते हैं। ऐसे ही एम्ब्रोक्सोल है तो इसको क्या है 15 से 30 mg TDS दे सकते हैं। ऐसे ही एसिटाइलसिस्टीन है तो 200 से 600 mg ओरल देंगे, TDS दे सकते हैं। ऐसे ही कार्बोसिस्टीन है तो 250 से 750 mg TDS दे सकते हैं। और आपके सिलेबस में एक टॉपिक और था एंटीटसिव एजेंट। तो क्या होता है एंटीटसिव, मैं बता भी चुका हूं। तो दी ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट, यहाँ पे ट्रीट छूट गया है, यहाँ ट्रीट बढ़ा लीजिए। दी ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट नॉन प्रोडक्टिव कफ आर कॉल्ड एंटीटसिव ड्रग्स। वो दवाएं जो नॉन प्रोडक्टिव कफ को ठीक करने के लिए दी जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटीटसिव। यानी जो दवाएं सूखी खांसी को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, यानी जिसमें बलगम नहीं निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीटसिव। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो सेंट्रली एक्टिंग है, क्या एक है सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव और दूसरा जो है वो एंटी हिस्टामिनिक। तो सेंट्रली क्या है, दो तरीके का है, एक है ओपियोइड नारकोटिक्स, एक है ओपियोइड या नारकोटिक, और दूसरा है नॉन ओपियोइड्स या नॉन नारकोटिक। ओपियोइड को हम लोग नारकोटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओपियोइड का एग्जाम्पल क्या है, तो क्या कोडीन, फोलकोडीन, ऐसे ही एथाइल मोर्फिन, ठीक है। और नॉन ओपियोइड जो है, यानी जो क्या कहते हैं, या जो नॉन ओपियोइड है यानी जो ओपियोइड नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, क्या नोस्केपिन, ऐसे ही डेक्स्ट्रोमेथोफेन, ठीक, और क्लोफेडियानोल। और जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं उसका एग्जांपल क्या है, तो क्लोरफेनिरामीन और क्या डाइफेनहाइड्रामीन, क्या है डाइफेनहाइड्रामीन और प्रोमेथाजीन। तो अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोग देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, जो एंटीटसिव है, उसका तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। अब ये जो एंटीटसिव दवाएं होती हैं क्या करती हैं, यहाँ पे जो हमारे मतलब स्मूथ मसल्स जो हैं ब्रोंकाई के अंदर, जहाँ से खांसी जाती है,
तो क्या होता है जब कुछ वहाँ पे कोई चीज़ आती है तो वहाँ का सिस्टम क्या होता है, बड़ा एक्टिव होता है। फ़ौरन वो क्या चाहता है कि मान लीजिए वहाँ पे कोई बैक्टीरिया आया, कोई भी चीज़ आई तो वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो उसके लिए क्या होता है, वो खांसी का सिस्टम है। जैसे कोई चीज़ उसको लगता है कि कुछ यहाँ पे फंस रहा है, कोई चीज़ आ रही है, तो उसको चाहता है कि मैं बाहर निकालूं, तो इसलिए खांसी आती है। ठीक है, तो जो सूखी खांसी होती है तो इसमें असल में बीमारी को नहीं ठीक किया जाता है, बल्कि जो ये सिस्टम है जो खांसी लाता है वो हमारा ब्रेन में होता है, मेडुला जिसको कंट्रोल करता है, तो उसको हम लोग सप्रेस कर देते हैं। तो वो क्या है, खांसी, उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि कुछ यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कुछ दवाएं ऐसी देती हैं जो यहाँ पे मतलब इरिटेशन कॉज कर रहे हैं, उसको क्या है ख़त्म करें। तो इस तरीके से इस बीमारी को ठीक करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वही है कि दे इनहिबिट रिफ्लेक्स बाय सप्रेसिंग द कफ सेंटर। तो जो रिफ्लेक्स आ रहा है, रिफ्लेक्स को हम लोग क्या करते हैं, कम कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। और वो कहाँ पे रहता है, तो वो होता है मेडुला, जो इसका सेंटर है खांसी का, यानी खांसी करवाता है तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, मेडुला होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो वो इसका काम करता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, दबा देते हैं। और इन दवाओं का क्या एक्शन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन करवाते हैं ये, और क्या होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं। अब इनके इंडिकेशन क्या है, कब इनको यूज करते हैं, तो इसको कफ एंड कोल्ड, यहाँ पे एंड लगा लीजिए, कफ एंड कोल्ड में इसको यूज करते हैं। खांसी है, जुकाम है, तो उसमें यूज करते हैं, जैसे सर्दी लग जाती है ना उसमें। और कब यूज करते हैं, इन माइल्ड टू मॉडरेट पेन, हल्का फुल्का दर्द है तो उसमें यूज करते हैं। ऐसे डायरिया में भी इनको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो इसका कोई खास कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। हाँ, उन लोगों को नहीं देंगे जिनको क्या हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी इसकी वजह से एलर्जी हो रही है, तो उनको ये दवाएं हम लोग नहीं देंगे ओपियोइड वाली। इसके डोजेस क्या है, कितना देंगे हम लोग तो ये क्या है, कोडीन, तो ये 15 से 30 mg TDS देंगे। ऐसे ही जो फॉल कोडीन है 15 से 30 mg BD देंगे इसको, यानी दिन में 2 मरतबा। ऐसे ही एथाइल मोर्फिन जो है उसको हम लोग 10 से 30 mg TDS देते हैं। ऐसे ही जो नॉस्केपिन है इसको 15 से 30 mg TDS देते हैं। डेक्स्ट्रोमेथाफेन जो है इसको हम लोग 10 से 20 mg डेली देते हैं, 10 से 20 mg TDS देते हैं ये भी। और जो क्लोफेडियानोल है इसको 10 से 20 mg TDS देते हैं। अब जो दूसरी ड्रग थी इसके अंदर एंटी हिस्टामिक ड्रग्स, तो इसकी क्लास, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, तो क्लोरफेनिरामीन और क्या है, डाइफेनहाइड्रामीन, और इसका एग्जाम्पल क्या है, डाइफेनहाइड्रामीन और प्रोमेथाजीन। ठीक, तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दे कॉज सीएनएस डिप्रेशन। तो ये भी क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं हमारे। और क्या करते हैं, सिडेशन कॉज करते हैं। एंड दे हैव एंटी एलर्जिक एक्शन, ये क्या करते हैं, एंटी एलर्जिक एक्शन होता है, यानी एलर्जी वगैरह होती है तो उसमें ये दवाओं को देते हैं, तो एलर्जी के रिएक्शन को ये कम करते हैं। ऐसे ही दे कॉज ड्राइनेस ऑफ माउथ, इसकी वजह से क्या होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है। ऐसे ही ब्लरिंग ऑफ विजन, हमारे जो देखने क्या धुंधला धुंधला सा दिखने लगेगा। और क्या है, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ये। अब इसके इंडिकेशन क्या है, कब देते हैं, तो इन कॉमन कोल्ड एंड कफ, यानी जो नॉर्मल टाइप के हम लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसे ही क्या है उसमें खांसी आती है हल्की फुल्की, तो उस टाइप की बीमारियों में इसको हम लोग देते हैं। ऐसे एलर्जिक डिसीज में दे देते हैं। ऐसे ही पार्किंसंस डिसीज में भी इसको देते हैं। और एंटी एमेटिक भी ये क्या है, यूज हो जाती है कभी कभार, यानी अगर किसी को उल्टी वगैरह आ रही है तो उस कंडीशन में ये दवाएं दे सकते हैं। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो हाइपरटेंशन में नहीं देंगे इसको। ऐसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज है उसमें नहीं देंगे। ऐसे यूरिनरी रिटेंशन है उसमें नहीं देंगे। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब होता है कि पेशाब पूरी तरीके से आदमी कर नहीं पाता है, करने में उसको दिक्कत होती है। और दूसरे क्या, पूरी तरीके से उसका ब्लैडर क्या है, खाली नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं कि रिटेंशन का मतलब होता है रुक जाना। तो पेशाब क्या एक तरीके से रुकता है, आसानी से कर नहीं पाता, दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में ये दवाएं नहीं देंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करा देंगी। और अब इसके डोजेस क्या है, कितना देते हैं, तो क्लोरफेनिरामीन है ये 2 से 4 mg ओरली देते हैं। ऐसे ही डाइफेनहाइड्रामीन है तो उसको 25 से 50 mg ओरल देते हैं। ऐसे ही प्रोमेथाजीन है तो 25 से 50 mg इसको हम लोग ओरल देते हैं। ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।